नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबर शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। अब कोई कसाब सिर नहीं उठा पाएगा, हर घुसपैठिया होगा साफ, ये है पूरा गेम प्लान। रडार को चकमा देने वाले फाइटर जेट से थर्राया पाकिस्तान, क्या है भारत रूस का 5वीं पीढ़ी का प्लान। उत्तरकाशी सुरंग रेस्क्यू के बाद सरिये के जाल में फंसी अमेरिकी मशीन, अब इस प्लान से बाहर निकलेंगे 41 मजदूर। महादेव ऐप घोटाले में नया ट्विस्ट, आरोपी असीम दास ने फिर कर दिया चौंकाने वाला खुलासा। दिन रात अपने बच्चे के लिए संघर्ष करता बिहारी, इस दिन आएगी मनोज बाजपेयी की दिल कचोटने वाली कहानी। अब खबरें विस्तार से। 15 साल पहले पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई में हमला करने की गुस्ताखी की थी, जिसका खामियाजा पाकिस्तान आज भी भुगत रहा है और भविष्य में भी उसके आतंकी मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। इसके पीछे की पूरी बात आपको बताते हैं विस्तार से। पाकिस्तान के आतंकी फैक्ट्री से निकलने वाले आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए देश के जांबाज जान की बाजी लगाकर भी उन्हें जहन्नुम का रास्ता दिखाते हैं। अब 26/11 की बरसी से पहले समुद्री सीमाओं पर चौकसी भी बढ़ाई गई है। कोस्ट गार्ड 24 घंटे पेट्रोलिंग पर है और समुद्र में होने वाली हर हलचल पर नजर बनी हुई है। सुरक्षा बलों का मकसद एक ही है और वो ये है कि कसाब जैसा दुस्साहस कोई आतंकी ना कर पाए, कोई कसाब फिर से समुद्र के जरिए भारत में ना घुस पाए। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए कोस्ट गार्ड के जवान इसी अंदाज में 24 घंटे मुद्दसी से डटे रहते हैं। मौसम कैसा भी हो, समुद्र में तैनात भारत माता की जाबाज जवान अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं। समुद्र की लहरों के बीच हवा में लहराता तिरंगा भारत की आन बान और शान की बानगी दिखाता है। कच्छ की खाड़ी में कोस्ट गार्ड की मौजूदगी देश के दुश्मनों के बीच दहशत बढ़ाने के लिए काफी है। एडवांस टेक्नोलॉजी और हथियारों से लेस जवान चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखते हैं। इनकी कोशिश यही होती है कि समुद्री सीमा पूरी तरह सुरक्षित रहे। कोस्ट गार्ड के डीजी राकेश पाल ने कहा है कि मैं आपको विश्वास के साथ बता सकता हूं कि भारतीय तटरक्षक बल के पास पूरे भारत में गश्त के लिए लगभग 55 से 60 जहाज है। हमारे पास लगभग 10 से 12 विमान और हेलीकॉप्टर है जो रोज उड़ान भरते हैं। इसलिए किसी भी घटना पर हमारी प्रतिक्रिया में 1 या 2 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं लगता है। 2008 में पाकिस्तानी आतंकी समुद्र के रास्ते ही मुंबई में दाखिल हुए थे। उसके बाद से ही समुद्र सीमा की हिफाजत को लेकर काफी सतर्कता बढ़ गई है। आतंक का आका पाकिस्तान पहले जैसी हिमाकत करने की हिम्मत अब नहीं जुटा पाता। इसकी सबसे बड़ी वजह है कोस्ट गार्ड की सजगता है। समुद्र में बेहतरीन तालमेल के साथ जवान देश की सुरक्षा के लिए चौकस रहते हैं। डीजी राकेश पाल ने कहा है कि हम समुद्री पुलिस के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखते हैं। समुद्री सुरक्षा में जो भी शामिल है उनके साथ हमारा बेहतर तालमेल है। हम इंटेलिजेंस एजेंसीज और राज्यों की एजेंसीज के साथ भी तालमेल बनाकर रखते हैं। आपको पता है कि 2 दिन पहले हमने एक बोट पकड़ी थी। ये पहली बार नहीं था जब हमने बोट पकड़ी हो। इससे पहले भी हमने बड़ी मात्रा में ड्रग्स को बरामद किया। हमारे जहाज ये सुनिश्चित करने में सक्रिय रूप से शामिल है कि हमारा जल क्षेत्र किसी भी आतंकवादी गतिविधि से मुक्त है। भारत रूस की जोड़ी जब मिलकर काम करती है तो कुछ कमाल करती है। इस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में लेटेस्ट हथियार है जो किसी भी दिशा में दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं। कश्मीर में आतंकवादी भेजने वाले पाकिस्तान को डराने वाली एक और खबर आई है। जल्द ही भारत और रूस मिलकर 5वीं पीढ़ी का विमान बना सकते हैं। ये ऐसा फाइटर जेट होगा जिसे दुश्मन सेना ना तो देख पाएगी, ना तो पता लगा पाएगी और ना ही उस पर हमला कर पाएगी। भारत और रूस मिलकर पहले ब्रह्मोस मिसाइल बना चुके हैं। अब अगर भारत में इस 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन हुआ
तो ये दुश्मनों के लिए बहुत बुरी खबर है। संभावना है कि भारत में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का निर्माण जल्द शुरू हो सकता है। रूसी अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि रूस के सबसे आधुनिक सुखोई 57 फाइटर जेट के भारत के साथ साझा उत्पादन पर बात चल रही है। भारत और रूस 2 दशक से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के साझा उत्पादन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पर 2018 में ये बातचीत रुक गई थी। अब इसके दोबारा शुरू होने की संभावना बन रही है कि FGFA का निर्माण भारत में शुरू हो सकता है। जान ले कि FGFA एक ऐसा फाइटर जेट होता है जिसे रडार पर देखा ना जा सके और बहुत देर तक सुपरसोनिक यानी आवाज की रफ्तार से चल सके। उसके हथियार ऐसे हो जिससे जमीन, आसमान और समुद्र में हमला किया जा सके और खतरे को भांपकर खुद फैसला कर सके। ये वो एयरक्राफ्ट होंगे जो सुखोई 30, MKI और रफाल जैसे फाइटर प्लेन से भी ज्यादा घातक होंगे और भविष्य की चुनौतियों से मुकाबला करने में सक्षम होंगे। ये विमान न सिर्फ हल्का होगा बल्कि रडार की नजरों से ओझल होकर उड़ान भरने की काबिलियत रखेगा। अगर ये डील फाइनल हुई तो इंडियन एयरफोर्स का पहला ये विमान होगा, यानी ऐसा विमान जिसे रडार नहीं देख पाएगा। पिछले कुछ सालों में 5वीं पीढ़ी यानी लेटेस्ट लड़ाकू विमान में हवाई युद्ध के मायने बदल गए हैं। दुनिया की हर पावर अब 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाना चाहती है। इस समय दुनिया में अमेरिकी F-35 और F-22, चीन का चेंगडू 20 के अलावा रूस सुखोई 57 5वीं पीढ़ी के सबसे अच्छे फाइटर जेट्स है। कई और देश भी ऐसे जेट्स बनाने की कोशिश में लगे हैं। रूस ने 2020 में सुखोई 57 को अपनी वायुसेना में शामिल किया है और उसे सीरिया के अलावा यूक्रेन युद्ध में अपनी ताकत दिखाई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी ऑगर मशीन सुरंग के जाल में फंस चुकी है। इस वजह से ड्रिलिंग का काम पिछले 24 घंटे से ठप पड़ा हुआ है। थोड़ी देर में एक मीटिंग होगी जिसमें वर्टिकल ड्रिलिंग का फैसला लिया जाएगा और कुछ बातें हम आपको बताते हैं विस्तार से। उत्तरकाशी टनल हादसे को आज 14 दिन बीत चुके हैं, पर अब तक अंदर फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने में सफलता नहीं मिल पाई है। विशालकाय अमेरिकी ऑगर मशीन अब तक 47 मीटर की ड्रिलिंग कर चुकी है। करीब 15 मीटर की खुदाई अभी बाकी है। मशीन के आगे बार बार लोहे की चीजें आने से काम प्रभावित हो रहा है। शुक्रवार दोपहर के बाद से अब तक ड्रिलिंग का काम शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में मजदूरों को बाहर निकालने का इंतजार और लंबा होता जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें अब सुरंग में वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी कर रही है। टीमें सलक्यारा सुरंग के ऊपर पहाड़ पर पहुंच गई है। सीमा सड़क संगठन के जवानों को कहा गया है कि वे ड्रिलिंग मशीन को ऊपर पहाड़ तक पहुंचाए। इसके लिए सड़क तैयार कर ली गई है। थोड़ी ही देर में यहां उच्च स्तरीय मीटिंग होगी जिसमें वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर फैसला हो सकता है। अभी तक ऑगर मशीन से सुरंग में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग चल रही थी, पर बार बार मशीन सरिये के जाल में फंसी जा रही है, जिसकी वजह से उसे पीछे करना पड़ता है। वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर अंतिम फैसला सज्जल जल विद्युत निगम और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के अधिकारी ही लेंगे। ड्रिलिंग के लिए इंजीनियरों की टीम पहाड़ पर पहुंच गई है। जैसे ही उन्हें हरी झंडी मिलेगी वो वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू कर देंगे। इससे पहले खबर आई थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम हाथ से ड्रिलिंग करने के विकल्प पर विचार कर रही है। लगातार आ रही बाधाओं के कारण ऑगर मशीन से ड्रिलिंग और मलबे के बीच इस्पात का पाइप डालने का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। श्रमिकों को इस पाइप से बाहर निकालने की योजना है। ऐसे में हाथ से ड्रिलिंग करने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इसमें समय अधिक लगता है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा मार्ग पर बंद रही सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर को ढह गया था। उसमें काम कर रहे 41 श्रमिक मलबे से दूसरी ओर फंस गए थे। तब से विभिन्न एजेंसियां उन्हें बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रही है। इन 41 मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार पूरा देश कर रहा है, लेकिन बचाव अभियान में आ रही एक के बाद एक दूसरी मुश्किलों से सभी की सांसें अटकी हुई है। कभी लोहे का जाल तो कभी सरिया और गर्डर तो कभी पत्थर निकासी टनल के काम में बाधा बन रहे हैं। बुधवार से लेकर शुक्रवार शाम तक ड्रिलिंग का काम बाधाओं में अटका रहा। सबसे पहले गुरुवार रात कमजोर हुए ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म को ठीक किया गया। शुक्रवार को ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ तो ऑगर मशीन के रास्ते में स्टील के पाइप आ गए, जिसके चलते पाइप मुड़ गया।
स्टील के पाइप और टनल में डाले जा रहे पाइप के मुड़े हिस्से को बाहर निकाल लिया गया। ऑगर मशीन को भी नुकसान हुआ था, जिसे ठीक कर लिया गया है। शुक्रवार पूरा दिन टेक्नीशियन निकासी टनल का रास्ता बनाने में जुटे रहे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में एडिशनल सेक्रेटरी महमूद अहमद ने बताया कि 46.8 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है। इसके बाद मशीन में धातु के टुकड़े फंसने से ड्रिलिंग रोकी गई। इन टुकड़ों को पाइप के मुहाने से हटाना पड़ा। इसके बाद फिर पाइप के आखिरी सिरे में धातु के टुकड़े फंस गए, जिनसे पाइप को नुकसान हुआ। फिर 1.2 मीटर पाइप काट कर निकालना पड़ा। मजदूर करीब 70 मीटर की दूरी पर है, यानी 15 मीटर की खुदाई बाकी है। टनल में 6-6 मीटर के 2 पाइप डालने के बाद उम्मीद की किरण दिख ही रही है। ऐसा नहीं हुआ तो तीसरा पाइप डालने की भी तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात कर बचाव अभियान में आ रही बाधाओं की जानकारी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने टनल से बाहर आने पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और जरूरत पड़ने पर हॉस्पिटल या घर भेजने समेत तमाम इंतजाम करने का निर्देश भी दिया है। वह रोजाना सिलक्यारा टनल में फंसे 41 श्रमिकों को उनके परिजनों के बारे में फोन से अपडेट ले रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को एनडीआरएफ ने मजदूरों को निकालने के लिए मॉक ड्रिल की। इसमें देखा गया कि निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए तैयार किए जा रहे रास्ते में पहिए वाले स्ट्रेचर को कैसे ले जाए। अभ्यास के दौरान एनडीआरएफ का एक कर्मी रस्सी से बंधे पहिए वाले स्ट्रेचर को ढकेलते हुए निकासी टनल से गुजरा और दूसरे छोर पर पहुंचने के बाद उसे वापस खींच लिया गया। पिछले 12 दिनों से अंदर फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए सुरंग में मलबे के बीच से 800 मिलीमीटर व्यास वाले स्टील पाइप का उपयोग करके यह रास्ता बनाया जा रहा है। एनडीआरएफ का एक कर्मी तैयार किए गए रास्ते पे गया। वह पहिए वाले स्ट्रेचर पर नीचे की ओर मुंह करके लेटकर अंदर गया। इस दौरान पाया गया कि पाइप के अंदर पर्याप्त जगह है और कर्मी को सांस लेने में कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई। मलबा काटकर लोहे के 800 mm चौड़े पाइप जब फंसे मजदूरों तक पहुंच जाएंगे तो एनडीआरएफ के 15 सदस्यों की टीम हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस कटर के साथ पाइप से अंदर जाएगी। चूंकि टनल के अंदर और बाहर के तापमान में काफी अंतर होगा, इसलिए मजदूरों को तुरंत बाहर नहीं लाया जाएगा, उनकी हालत देखी जाएगी। मजदूर ज्यादा कमजोर रहे तो एनडीआरएफ की टीम उन्हें पाइप के अंदर पहियों लगी ट्रॉली में लटाकर बाहर खींच लाएगी। सभी 41 मजदूरों को एम्बुलेंस के पास के चिलियानी सोड में ले जाया जाएगा, जहां 41 बेड का अस्पताल तैयार है। जरूरत पड़ी तो एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश के एम्स ले जाया जाएगा। इतने दिनों तक सुरंग में फंसे होने के कारण सभी मजदूर साइकोसोमेट्रिक ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे। एक एक कर उनकी काउंसलिंग की जाएगी। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकाले जाने के बाद जरूरत पड़ी तो हेलीपैड से उन्हें एम्स ऋषिकेश ले जाया जाएगा। इसे देखते हुए वहां डॉक्टर अलर्ट पर है। एम्स अस्पताल प्रशासन ने मजदूरों के बेहतर इलाज के लिए एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम बनाई है। इनमें ट्रॉमा सर्जन, एनेस्थीसिया, मनोरोग और जनरल मेडिसिन विभाग के डॉक्टर शामिल है। जरूरत पड़ी तो उत्तरकाशी भेजे जाने के लिए भी डॉक्टर और नर्सिंग अफसरों की टीम तैयार रखी गई है। एम्स के पास अपना हेलीपैड है, जहां एक बार में 3 हेलीकॉप्टर एक साथ उतारे जा सकते हैं। महादेव ऐप घोटाले में आरोपी असीम दास ने बड़ा बयान दिया है। असीम दास ने कहा है कि उसने किसी भी नेता को पैसा नहीं पहुंचाया है। इस मामले में उसे फंसाया गया है। आरोपी ने कहा उसे अंग्रेजी नहीं आती है, उससे अंग्रेजी बयान पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। छत्तीसगढ़ के चर्चित महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में नया मोड़ आया है। सट्टेबाजी ऐप में गिरफ्तार आरोपी असीम दास ने विशेष अदालत में कहा है कि उसने कभी भी किसी नेता को पैसा नहीं पहुंचाया है। असीम दास ने कहा है कि उसे फंसाया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नकदी पहुंचाने के आरोप का सामना कर रहे असीम दास और पुलिस आरक्षक भीम सिंह यादव को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण से 4 दिन पहले 3 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। राज्य में 7 और 17 को विधानसभा के लिए मतदान हुआ था। दास की वकील शोएब अलवी ने बताया कि दास और यादव को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर धनशोधन रोकथाम कानून यानी PMLA मामले के विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में पेश किया गया। उन्होंने बताया कि सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 7 दिन के लिए बढ़ा दी।
अलवी ने बताया कि दास ने जेल से ईडी के निदेशक को एक पत्र लिखा था और इसकी प्रतियां 17 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य उच्च अधिकारियों को भेजी गई। पत्र में कहा गया कि उसे महादेव सट्टेबाजी मामले में फंसाया जा रहा है और केंद्रीय जांच एजेंसी ने उसे अंग्रेजी में लिखे बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिस भाषा को वह नहीं समझता है। वकील ने बताया कि उन्होंने अदालत से इस पत्र को इस मामले में रिकॉर्ड पर स्वीकार करने का आग्रह किया है। दास ने अपने पत्र में कहा है कि वह इस साल अक्टूबर में शुभम सोनी द्वारा बुलाए जाने के बाद 2 बार दुबई गया था, जो उसके बचपन का दोस्त था। यात्रा की व्यवस्था सोनी ने ही की थी। ईडी के अनुसार सोनी महादेव नेटवर्क के मुख्य आरोपी में से एक है। अलवी ने बताया कि दास ने पत्र में कहा था कि सोनी छत्तीसगढ़ में से एक निर्माण व्यवसाय शुरू करना चाहता था और उसने उसे यानी दास को अपने लिए काम करने को कहा था। सोनी ने दास को धन की व्यवस्था करने का वादा किया था। अलवी ने कहा उस दिन यानी जब दास को गिरफ्तार किया गया था, उसे यानी दास को रामपुर विमानतल की पार्किंग में खड़ी एक कार लेने और रायपुर की वीआईपी रोड पर स्थित एक होटल में जाने के लिए कहा गया था। बाद में उसे कार को सड़क पर पार्क करने के लिए कहा गया, जहां एक व्यक्ति ने नकदी से भरा बैग कार में रखा और चला गया। दास ने पत्र में कहा कि मुझे फोन पर अपने होटल के कमरे में वापस जाने के लिए कहा गया और कुछ ही देर में ईडी के अधिकारी मेरे कमरे में आए और मुझे अपने साथ ले गए। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे फंसाया जा रहा है। दास ने कहा कि मैंने कभी भी किसी नेता या कार्यकर्ताओं को धन का कोई अन्य सहायता नहीं दी है। मनोज बाजपेयी की सबसे एक्साइटिंग फिल्म जोरम का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये फिल्म आने वाले समय की कई मुश्किलों को दिखाती है। बिहार का एक आदमी और उसकी मुश्किलों को सही तरीके से दिखाती है। फिल्म जाहिर तौर पर लोगों को दीवाना बनाने वाली है। इंडस्ट्री में कई सालों की शानदार एक्टिंग करने वाले दिग्गज एक्टर मनोज बाजपेयी ने अपनी फिल्मों से लोगों का दिल जीता है। कई सारे किरदारों को दिखाने की उनकी क्षमता उनके एक्टिंग स्किल को साफ दिखाती है। सत्या के एक्टर अपनी अगली फिल्म जोरम लेकर आ रहे हैं और इसका शानदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इससे पहले मेकर्स ने फिल्म का टीजर रिलीज किया था, जिसमें दिलचस्प क्लिप्स है। इसमें कई परेशान करने वाले और चौंकाने वाले सीन्स है। 24 नवंबर को मनोज बाजपेयी की फिल्म जोरम के मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया। ट्रेलर में मनोज बाजपेयी के ग्रामीण पक्ष को दिखाया गया है, जिसमें एक पिता को एक बच्चे को ले जाते समय कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। देवाशीष मखीज के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे एक बाहरी आदमी की कहानी बताती है, जो दर्शक को उनकी सीट से बांध रखेगी। एक बयान में मनोज बाजपेयी ने खुलासा किया कि वह फिल्म का हिस्सा बनकर एक्साइटेड है और कहा, मैं जोरम का हिस्सा बनकर बेहद खुश हूँ। फिल्म ने सभी पहलुओं में सीमाओं को पार कर लिया है। मुझ पर विश्वास करने के लिए मैं जी और देवाशीष का आभारी हूँ। हम अब तक मिली प्रतिक्रिया से बेहद खुश है और मैं हर किसी के लिए ट्रेलर देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यह आपको आने वाले समय की एक झलक देता है। जी स्टूडियोज और मखीजा फिल्म ने जोरम के लिए हाथ मिलाया है। देवाशीष मखीजा और शारिक पटेल, आशिमा अवस्थी चौधरी, अनुपमा बोस और देवाशीष मखीजा की बनाई जोरम ने मनोज बाजपेयी और मोहम्मद जीशान आयूब लीड रोल में है। फिल्म के लिए म्यूजिक मंगेश धाकड़े ने तैयार किया है। जी स्टूडियोज और मखीजा फिल्म्स की जोरम एक बड़ी हिट साबित हो सकती है, जिसका फैंस और आलोचक दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिलीज की तारीख 8 दिसंबर है। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।